4 नवंबर 2023 की सुबह 7 बजे किसी परिचित ने कानपुर के अनिगवा निवासी ब्रह्मदीन गौतम को फोन पर सूचना दी कि उनका शिक्षक भाई राजेश गौतम स्वर्ण जयंती विहार स्थित पार्क के पास सड़क पर घायल पड़ा है। उसका एक्सीडेंट हुआ है। किसी तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया है। यह जानकारी मिलते ही ब्रह्मदीन ने अपने बेटे कुलदीप को साथ लिया और स्वर्ण जयंती विहार पहुंच गए। वहां पार्क के पास राजेश सड़क पर औंधे मुंह पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। थोड़ी ही देर में घर के अन्य लोगों के साथ राजेश की पत्नी उर्मिला भी वहां पहुंच गई। पति की हालत देखकर उर्मिला की चीख निकल गई। ब्रह्मदीन व महेश भी भाई की हालत देखकर हैरान रह गए थे। कुलदीप तो समझ ही नहीं पा रहा था कि चाचा हर रोज मॉर्निंग वॉक पर इसी सड़क पर आते थे, लेकिन आज इतना खतरनाक एक्सीडेंट कैसे हो गया। राजेश को हिला डुला कर देखा गया तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन सांस चलने की आस में राजेश को काशीराम अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे रीजेंसी ले जाने को कहा। इसी बीच वहां मौजूद किसी आदमी ने इस एक्सीडेंट की सूचना थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही तुरंत एसएचओ पवन कुमार कुछ पुलिसकर्मियों के साथ काशीराम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों के अनुसार राजेश की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन घर वालों की जिद की वजह से पुलिस उसे पहले रीजेंसी फिर जिला अस्पताल हैलट ले गई। वहां के डॉक्टरों ने भी राजेश गौतम को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ देर बाद एसएचओ पवन कुमार दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां भीड़ जुटी थी। सुबह की सैर करने वाले कई लोग भी वहां मौजूद थे। उनमें से एक कमल गौतम ने बताया कि राजेश गौतम से वह परिचित था। वह हर रोज मॉर्निंग वॉक पर आते थे। आज सुबह 6:30 बजे के लगभग वह सड़क पर तेज कदमों से टहल रहे थे। तभी एक कार उनके नजदीक से पास हुई। फिर उसी कार ने कुछ दूरी पर जाकर यू टर्न लिया और तेज रफ्तार से आकर राजेश को टक्कर मार दी। राजेश उछलकर दूर जा गिरे। एसएचओ पवन कुमार घटनास्थल पर जांच कर ही रहे थे। तभी एसीपी घाटमपुर दिनेश कुमार शुक्ला और एडीसीपी अंकिता शर्मा भी वहां पहुंच गईं। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ की। अंतिम संस्कार के बाद मृतक का भाई ब्रह्मदीन, महेश तथा भतीजा कुलदीप उर्मिला के घर में ही रात को रुक गए। रात में राजेश की मौत पर चर्चा शुरू हुई तो कुलदीप बोला, उर्मिला चाची, हमें लगता है कि चाचा को सोची समझी रणनीति के तहत मौत के घाट उतारा गया है और दुर्घटना का रूप दिया गया है। लगता है कि चाचा से कोई खुन्नस खाए बैठा था। उर्मिला ने कहा, कुलदीप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब लोग मेरे घर पर फालतू की बकवास मत करो और मेरा दिमाग खराब ना करो। अच्छा होगा तुम सब हमारे घर से चले जाओ। उर्मिला का व्यवहार देखकर कुलदीप ने उर्मिला से बहस नहीं की और अपने पिता व परिवार के अन्य लोगों को साथ लेकर वापस घर लौट आया। इधर तमतमाई उर्मिला सुबह 10 बजे ही एडीसीपी कार्यालय जा पहुंची। उसने एडीसीपी अंकिता शर्मा को एक तहरीर देते हुए कहा कि उसे शक है कि पति के भतीजे कुलदीप व उसके घर वालों ने पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दुर्घटना का रूप देकर उनकी हत्या की है। दूसरी ओर कुलदीप को जब पता चला कि उर्मिला चाची ने उसके व घर वालों के खिलाफ शिकायत की है तो कुलदीप एडीसीपी अंकिता शर्मा से मिला और बताया कि वह नेवी में कार्यरत है। उसे शक है कि उसके चाचा राजेश की मौत किसी षड्यंत्र के तहत हुई है। वह चाहता है कि इसकी गंभीरता से जांच हो। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इससे पता चला कि राजेश को कुचलने के बाद कार बेकाबू होकर खंभे से टकराई तो कार चालक पीछे आ रही दूसरी वैगनार कार में सवार होकर भाग गया था। इन सबूतों को देखकर एडीसीपी अंकिता शर्मा ने एसीपी दिनेश शुक्ला की देखरेख में एक जांच टीम भी गठित कर दी। टीम में 2 महिला सिपाही व एक तेज तर्रार महिला एसआई को भी शामिल किया गया। इसके बाद पुलिस ने उस इकोस्पोर्ट कार जिससे राजेश को टक्कर मारी गई थी उसका पता लगाया तो वह कार आवास विकास 3 कल्याणपुर कानपुर निवासी सुमित कठेरिया की निकली। वैगनार कार के नंबर की जांच करने पर पता चला कि यह नंबर फर्जी है। यह नंबर किसी लॉडर का था। अब पुलिस का शक और गहरा गया।
जांच में पुलिस टीम को 12 संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले थे। उनमें एक नंबर मृतक राजेश की पत्नी उर्मिला का भी था। पुलिस ने जब उर्मिला के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसने एक फोन नंबर पर महीने भर में 400 बार कॉल्स की थीं। घटना वाले दिन भी उसकी इस नंबर पर कई बार बातें हुई थीं। पुलिस ने इस नंबर की जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह नंबर शैलेंद्र सोनकर का है। पुलिस ने शैलेंद्र सोनकर के बारे में मृतक के घर वालों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि शैलेंद्र सोनकर आर्किटेक्ट इंजीनियर है। उसी ने राजेश के कोयला नगर वाले मकान को बनाने का ठेका लिया था। मकान बनवाने के दौरान ही शैलेंद्र का उर्मिला के घर आना जाना शुरू हुआ और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। इंजीनियर शैलेंद्र ने जब काम लगाया था उसके कुछ दिनों बाद ही राजेश गौतम की पत्नी उर्मिला ने शैलेंद्र को रिझाने के जतन शुरू कर दिए थे। कभी वह उसे तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराती तो कभी शर्माने का अभिनय करती। शैलेंद्र पहले से ही उर्मिला को हसरत भरी निगाहों से देखता था। उर्मिला ने मुस्कुराकर उसे देखना शुरू किया तो उसकी हसरतें उफान मारने लगीं। जब उर्मिला के कामुक बाणों का शैलेंद्र पर प्रभाव हुआ तो वह एक कदम आगे बढ़ी। यही नहीं, अब वह निर्माणाधीन मकान देखने भी जाने लगी। वहां दोनों खुलकर बातचीत करते और हंसी मजाक भी करते। शैलेंद्र समझ गया कि उर्मिला उसकी बाहों में समाने को बेताब है। इसके बाद उन दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता बन गया। पुलिस जांच से अब तक यह साफ हो चुका था कि उर्मिला और ठेकेदार इंजीनियर शैलेंद्र के बीच कोई चक्कर है। पुलिस ने अब हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। पुलिस टीम ने विकास सोनकर, इंजीनियर शैलेंद्र सोनकर व सुमित कठेरिया को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों पर दबिश दी, लेकिन वह अपने घरों से फरार थे। इसी बीच 29 नवंबर 2023 की शाम 5 बजे एसएचओ पवन कुमार को मुखबिर के जरिए पता चला कि उर्मिला व उसके साथी इस समय कोयला नगर स्थित गणेश चौराहे पर मौजूद हैं। शायद वे शहर से फरार होने की फिराक में हैं। क्योंकि सूचना खास थी, सूचना पता चलते ही तुरंत एसएचओ पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए और उर्मिला को उसके 2 साथियों के साथ हिरासत में ले लिया। लेकिन सुमित कठेरिया वहां से फरार हो गया था। तभी तुरंत तीनों को थाने लाया गया। पुलिस अधिकारियों ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो तीनों ने राजेश की हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल कर लिया। क्योंकि तीनों हत्यारोपियों ने शिक्षक राजेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए मृतक के बड़े भाई ब्रह्मदीन की तरफ से शैलेंद्र सोनकर, विकास, सुमित कठेरिया तथा उर्मिला गौतम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और सुमित के अलावा तीनों को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। और सुमित कठेरिया की तलाश में पुलिस जी जान से लग गई। पुलिस द्वारा की गई जांच, आरोपियों के बयानों एवं मृतक के घर वालों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस वारदात के पीछे औरत और जुर्म की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने प्यार और प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही सुहाग की सुपारी दे दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के चकेरी थाने के अंतर्गत आता है दहेली सुजानपुर। 2 दशक पहले दहेली सुजानपुर गांव था और यहां खेती होती थी। लेकिन जैसे जैसे शहर का विकास हुआ, यह गांव शहर की परिधि में आ गया। कानपुर विकास प्राधिकरण ने किसानों की जमीन अधिग्रहण कर कॉलोनियां बनाई और लोगों को बसाया। प्रॉपर्टी डीलरों ने भी प्लॉट काटकर बेचे और फ्लैट भी बनाए। सालों पहले जो जमीन कौड़ियों के दाम बिकती थी, वही जमीन अब लाखों करोड़ों की हो गई है। इसी दहेली सुजानपुर में राजा राम गौतम रहते थे। उनके 3 बेटे ब्रह्मदीन, राजेश व महेश थे। राजा राम के पास 20 एकड़ जमीन थी। उन्होंने अपने जीते जी मकान व जमीन का बंटवारा तीनों बेटों में कर दिया था। हर बेटे के हिस्से में करोड़ों की जमीन आई थी। उनके 2 बेटे ब्रह्मदीन व महेश सनिगवा में मकान बनाकर परिवार सहित रहने लगे थे। बड़ा बेटा ब्रह्मदीन MIS चकेरी में नौकरी करता था। ब्रह्मदीन के बेटे कुलदीप का इंडियन नेवी में चयन हो गया था। राजेश गौतम तीनों भाइयों में मंझला था। वह अपने और भाइयों से ज्यादा तेज तर्रार था। वह दहेली सुजानपुर में ही रहता था। उसके परिवार में पत्नी उर्मिला के अलावा 2 बेटे थे। वह सरसौल ब्लैक के सुभौली गांव स्थित प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक था। राजेश दबंग शिक्षक था। साल 2012 में राजेश की शादी खूबसूरत उर्मिला के साथ बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई थी।
दरअसल राजेश अपने दोस्त विमल के लिए उर्मिला को देखने उसके साथ बनारस गया था। विमल ने तो उर्मिला को देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन उर्मिला ने विमल को यह कहकर नकार दिया था कि विमल गंजा है। वहीं उसने राजेश को पसंद कर लिया था। बनारस से लौटने के बाद उर्मिला और राजेश के बीच मोबाइल फोन पर प्यार भरी बातें होने लगीं। 2-3 महीने बाद उर्मिला ने अपने घर वालों को और राजेश ने भी अपने घर वालों से एक दूसरे से शादी कराने की बात कही तो घर वालों ने भी इजाजत दे दी। उसके बाद 17 जून 2012 को उर्मिला की शादी राजेश के साथ धूमधाम से हो गई। खूबसूरत उर्मिला को पाकर राजेश गौतम अपने भाग्य पर इतराने लगा। उर्मिला भी उससे शादी करके खुश थी। उर्मिला ने आते ही घर संभाल लिया था और पति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। शादी के 1 साल बाद उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से घर में खुशियां दोगुनी हो गईं। इसके 2 साल बाद उर्मिला ने एक और बेटे को जन्म दिया। 2 बच्चों के जन्म के बाद राजेश ने पत्नी की इच्छाओं पर गौर करना कम कर दिया, क्योंकि उसने नौकरी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी शुरू कर दिया था। पति की बेरुखी पर उर्मिला रात भर बेचैन रहती। उसे घर में सब सुख था, किसी चीज की कमी न थी, लेकिन पति के प्यार से वंचित थी। इस तरह उर्मिला नीरस जिंदगी गुजारने लगी। उसने दोनों बच्चों का एडमिशन कोयला नगर स्थित मदर टेरेसा स्कूल में करा दिया। राजेश गौतम ने प्रॉपर्टी डीलिंग में करोड़ों रुपए कमाए। साथ ही कोयला नगर क्षेत्र में ही उसने 5-6 प्लॉट भी खरीद लिए, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए थी। राजेश कमाई में इतना व्यस्त हो गया कि पत्नी की भावनाओं की कद्र करना ही भूल गया। 30 करोड़ की संपत्ति थी राजेश के पास। वह सुबह उठता, पहले टहलने जाता, फिर तैयार होकर स्कूल चला जाता। दोपहर के बाद स्कूल से आता, फिर प्रॉपर्टी के काम में व्यस्त हो जाता। इसके बाद देर रात आता था और खाना खाकर सो जाता। यही उसका रूटीन था। राजेश गौतम की तमन्ना थी कि वह कोयला नगर में एक ऐसा आलीशान मकान बनाए जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो। अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए उसने 300 वर्ग गज वाले अपने प्लॉट पर मकान बनाने का फैसला किया। इसके लिए उसने 6 करोड़ रुपए का इंतजाम भी कर लिया था। राजेश ने मकान का ठेका अपने दोस्त हेमंत सोनकर के रिश्तेदार इंजीनियर शैलेंद्र सोनकर को दे दिया। ठेका मिलने के बाद शैलेंद्र ने राजेश के घर आना जाना शुरू कर दिया। इसी आने जाने में शैलेंद्र सोनकर की नजर राजेश की खूबसूरत पत्नी उर्मिला पर पड़ी। पहली ही नजर में उर्मिला उसके दिलो दिमाग में रच बस गई। उर्मिला भी जवान और हैंडसम शैलेंद्र को देखकर प्रभावित हुई। उर्मिला देह सुख से वंचित थी, इसलिए उसका मन बहकने लगा। कहते हैं, जब औरत का मन बहकता है तो उसे पतित होने में देर नहीं लगती। इसके बाद उर्मिला की आंखों के सामने शैलेंद्र की तस्वीर घूमने लगी। वैसे भी उर्मिला ने महसूस किया था कि वह जब भी घर आता है, उसकी मोहक नजरें हमेशा ही उससे कुछ मांगती सी प्रतीत होती हैं। दोनों के बीच प्यार के बीज अंकुरित हो गए। फिर जल्द ही उनके बीच नाजायज रिश्ता भी बन गया। कुछ समय बाद उर्मिला शैलेंद्र की इस कदर दीवानी हो गई कि वह अपने निर्माणाधीन मकान पर भी जाने लगी। मौका निकालकर वह वहां भी शैलेंद्र के साथ मौज मस्ती कर लेती थी। विवाहित और 2 बच्चों की मां उर्मिला ने पति से विश्वासघात कर शैलेंद्र के साथ अवैध संबंध तो बना लिए थे, लेकिन उस वक्त उसने यह नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। 2 नावों पर पैर रखना हमेशा नुकसानदायक ही होता है। हुआ यह कि मार्च 2023 की एक दिन दोपहर को राजेश अचानक स्कूल से घर वापस आ गया और उसने उर्मिला व शैलेंद्र को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। फिर तो राजेश का खून खौल उठा। शैलेंद्र फुर्ती से भाग गया। तब उसने उर्मिला की जमकर पिटाई की। बाद में उसने शैलेंद्र को खूब फटकार लगाई। उर्मिला की अनैतिकता को लेकर कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता कि वह उर्मिला को जानवरों की तरह पीटने लगता था। एक दिन तो हद ही हो गई। राजेश की पिटाई से आहत होकर उर्मिला नग्नावस्था में ही घर के बाहर आ गई थी। अड़ोस पड़ोस तथा परिवार के लोग उर्मिला की अनैतिकता से वाकिफ थे, इसलिए किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। पति की पिटाई से उर्मिला राजेश से नफरत करने लगी थी। इसी नफरत के चलते उसने एक रोज राजेश को खाने में जहर दे दिया। उसकी तबीयत बिगड़ी तो घर वालों ने उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका 2 हफ्ते तक इलाज चला था।
तब जाकर वह ठीक हो गया था। उर्मिला अपने आशिक शैलेंद्र को भी पति के खिलाफ उकसाती थी। वह वीडियो कॉल कर उसे अपने शरीर के जख्म दिखाते हुए ताने देती थी कि यह जख्म तुम्हारे प्यार की निशानी के तौर पर दिए गए हैं। उर्मिला के शरीर पर जख्म देखकर शैलेंद्र का गुस्सा फट पड़ता था। एक दिन उर्मिला ने शैलेंद्र से कहा, मैं अब अपने पति से छुटकारा चाहती हूं। वह हम दोनों के मिलन में बाधा बना है, प्रताड़ित भी करता है। तुम इस कांटे को हमेशा के लिए दूर कर दो। राजेश के पास 3 करोड़ का जीवन बीमा और 20 करोड़ की अचल संपत्ति तथा यह 6 करोड़ का आलीशान मकान है। उसके मरने के बाद यह सब हमारा होगा। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे। उसकी सरकारी नौकरी भी मुझे मिल जाएगी। शैलेंद्र सोनकर का ममेरा भाई विकास सोनकर शास्त्री नगर में रहता था। वह ड्राइवर था। उसने अपनी मंशा उसे बताई तो विकास ने शैलेंद्र को अपने साथी ड्राइवर सुमित कठेरिया से मिलवाया, जो आवास विकास 3 कल्याणपुर में रहता था। सुमित ने शैलेंद्र को एक ट्रक ड्राइवर से मिलवाया। ट्रक ड्राइवर ने राजेश को ट्रक से कुचलकर मारने का वादा किया और 2 लाख में हत्या की सुपारी ली। इसके बाद उर्मिला ने रुपयों का इंतजाम किया और 1.5 लाख रुपए ड्राइवर को दे दिए, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने काम तमाम नहीं किया और 1.5 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। उसके बाद सुमित कठेरिया ने विकास के साथ मिलकर राजेश की हत्या की सुपारी 4 लाख में ली। उर्मिला और शैलेंद्र हर हाल में राजेश को मौत के घाट उतारना चाहते थे और उन्होंने रकम मंजूर कर ली। इसके बाद उर्मिला, शैलेंद्र, सुमित व विकास ने राजेश को कुचलकर मारने की पूरी योजना बनाई। 4 नवंबर 2023 की सुबह 6 बजे राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक पर निकला। तभी उसकी पत्नी उर्मिला ने शैलेंद्र को फोन पर सूचना दे दी। सूचना पाकर सुमित कठेरिया अपनी इकोस्पोर्ट कार से और शैलेंद्र विकास के साथ अपनी वैगनार कार से स्वर्ण जयंती विहार पहुंच गए। उन लोगों ने पहले आसपास देखा और फिर राजेश को अच्छे से पहचान कर सुमित कठेरिया ने अपनी इकोस्पोर्ट कार से राजेश को जोरदार टक्कर मारी। राजेश टकराकर करीब 20 मीटर दूर जा गिरा और तड़पने लगा। टक्कर मारने के बाद भागते समय सुमित की कार बिजली के खंभे से टकरा गई और उसका टायर फट गया। तब सुमित अपनी कार वहीं छोड़कर कुछ दूरी बनाए खड़ी शैलेंद्र की वैगनार कार के पास पहुंचा और उसमें बैठकर शैलेंद्र के साथ फरार हो गया। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 30 नवंबर 2023 को आरोपी उर्मिला गौतम, शैलेंद्र सोनकर तथा विकास सोनकर को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। आरोपी सुमित कठेरिया ने भी बाद में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। राजेश के दोनों बेटे अपने ताऊ ब्रह्मदीन के पास रह रहे थे। ताऊ ने दोनों बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। दोस्तों, हमारा आपको यह कहानी सुनाने का उपदेश किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।